Hello students, today we will discuss the Bose hypothesis. नील्स बोर रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे जिन बातों को रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं कर पाए उन बातों को नील्स बोर ने एक्सप्लेन किया, जिसमें क्या है फर्स्ट जो ड्रॉबैक थे रदरफोर्ड का वो क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है न्यूक्लियस की, तो उसकी एनर्जी ख़त्म होते ही एटम फिनिश हो जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। और दूसरा क्या है कि लाइन स्पेक्ट्रम क्यों शो करता है एटम। तो इन दोनों बातों का जवाब नील्स बोर ने अपनी हाइपोथेसिस में एक्सप्लेन किया था। तो आज हम नील्स बोर की हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बोस फर्स्ट हाइपोथेसिस क्या है, जब इलेक्ट्रॉन, जैसे ये कोई इलेक्ट्रॉन है, क्या है ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है v वेलोसिटी से। m मास का e चार्ज का इलेक्ट्रॉन, m मास e चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या है न्यूक्लियस के चारों तरफ r रेडियस में चक्कर लगाता है। और न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है Ze, ठीक है। तो उसने क्या है नील्स बोर ने सीधा सिंपली थोड़ा सा फिजिक्स को यूज में लिया, जिसके बेस पे उसने कहा कि कोई भी चीज़ यदि सर्कुलर पाथ में घूमती है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो उसने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस बाय centripetal force that arose due to electric force between nucleus and electron, right? यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, तो वो किस कारण से करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण करता है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो अरोज होता है वो किस कारण से होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, mv² अपॉन r इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है K Q1 अपॉन r²। तो Q1 क्या है Zg, Q2 क्या है E और r क्या है डिस्टेंस है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा Kzg इंटू ई अपॉन r²। तो ये क्या हो गया mv² अपॉन r इक्वल टू Kze² अपॉन r²। तो ये हो गया अपने पास बोर की फर्स्ट हाइपोथेसिस। तो उसने ये एक्सप्लेन किया कि जब इलेक्ट्रॉन जो है किसी सर्कुलर पाथ में राउंड रिवॉल्व करता है तो उसके अंदर एनर्जी डिक्रीज नहीं होती है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स आता है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा होता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ये इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, राइट। अब हम लेंगे बोस सेकंड हाइपोथेसिस।
सेकंड हाइपोथेसिस में क्या है, बोर ने ये बताया कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस पाथ में रिवॉल्व करेगा, कौन से फर्स्ट सेल में रिवॉल्व करेगा या सेकंड सेल में रिवॉल्व करेगा या थर्ड सेल में रिवॉल्व करेगा। तो उसके लिए उसने एक कंडीशन बताई थी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस in a definite shell for which angular momentum is multiple of h अपॉन 2 पाई। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mv/r इक्वल टू कितना होना चाहिए, nh अपॉन 2 पाई। कहने का मतलब है यदि n की जगह पे हम 1 पुट करेंगे तो जितना एंगुलर मोमेंटम आएगा वो उस सेल में मूव करेगा। यानी n की वैल्यू निकालने के लिए हमें इनके अंदर रेडियस और इनकी वैल्यू रख के n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, राइट। तो ये सेकंड हाइपोथेसिस हो गया हमारे पास, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब हम आते हैं बोर्स थर्ड हाइपोथेसिस। थर्ड हाइपोथेसिस क्या है, बोर ने थर्ड हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन किया। उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये लाइन स्पेक्ट्रम को शो करता है। ये क्या है, हायर एनर्जी लेवल है, ये क्या है, लोअर एनर्जी लेवल है। जब इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट शेल में चक्कर लगाता है तो वो ना तो एनर्जी गेन करता है ना ही एनर्जी लूज करता है। When electron revolve around the nucleus in a definite shell, it neither take nor release energy. जब ये हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो ये एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। और जब लोअर से हायर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है, कोई भी राजा बड़े आदमी बनने के लिए गए एनर्जी गेन करनी पड़ती है, वेल्थ को एब्जॉर्ब करना पड़ता है, तभी जो लोअर से हायर जाया जा सकता है। और हायर से लोअर आना है तो अपनी जो वेल्थ है उसको अपन रिलीज करेंगे तो हायर से लोअर लेवल में आ सकते हैं। तो ऐसे क्या हो गया, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस in a definite shell, it neither takes nor release energy. When electron jump from higher energy level to lower energy level, it absorbs energy. When electron move from lower energy level to higher energy level, it
रिलीज एनर्जी। ठीक है, और रिलीज कितनी होगी एनर्जी? डेल्टा ई इक्वल कितनी होगी? जैसे ये E2 है, ये क्या है? E1, तो E2 माइनस E1 के इक्विवेलेंट जो एनर्जी होगी वो रिलीज होगी। रिलीज और गेन एनर्जी जो होगी डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल के इक्वल होती है। ये तीनों हाइपोथेसिस है बोर्ड में, जिसके बेस पे उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया है। स्क्रीन शॉट लीजिए।